हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई एंड नीट चैनल। यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जेईई एंड नीट और उनकी बेसिक से प्रिपरेशन दैट इज फाउंडेशन कोर्स, ये सब कुछ मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री में क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ प्रोवाइड कराता है। मैग्नेट ब्रेन्स पे 2-3 वीडियोस देखने के बाद भी कोई पेड सब्सक्रिप्शन या कोई फीस पे नहीं करनी है। यहाँ सारी चीजें 100% फ्री है। हम लोग फाउंडेशन कोर्स केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग के जैसे कि एक्सप्लेनेशन वीडियोस को कंप्लीट कर चुके हैं। यहां पे हमने उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस के भी 2 पार्ट को कंप्लीट कर लिया है और आज बारी आती है पार्ट 3 को करने की। पार्ट 1 में कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे, पार्ट 2 में एमसीक्यू के क्वेश्चंस थे, पार्ट 3 में थोड़े से एडवांस लेवल के थ्योरी के क्वेश्चंस हैं जिससे थोड़ा कंसेप्ट समझ आ जाएगा आपको। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको एक्सप्लेनेशन वीडियोस सारे देखने पड़ेंगे, तब जाके कंफर्टेबली आप इस चीज को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फाउंडेशन कोर्स मॉड्यूल के बारे में अगर आपको कुछ बताया जाए थोड़ा, तो टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको सबसे पहले मिलते हैं जिसमें हर टॉपिक को, हर एक कंसेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है फ्रॉम द वेरी बेसिक टू हायर लेवल। फिर आते हैं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स का पीडीएफ दैट इज डीपीपी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की शीट। ये शीट पीडीएफ के फॉर्म में मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड हो जाती है आपके एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। फिर डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन वीडियो मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे नेक्स्ट डे डलता है। वो नेक्स्ट डे में आप सॉल्यूशंस को देख के बस चेक कर सकते हैं कि जो आपने सॉल्व किया है वो सही किया है कि नहीं। ठीक, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, 500 से भी ज्यादा एमसीक्यूज जो है वो चैप्टर वाइज यहाँ पे कवर होंगे जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। डाउट सॉल्विंग सेशंस वीकली लगेंगे जिससे आप अपने टीचर्स के साथ लाइव इंटरेक्शन कर सकते हैं। वीकली टेस्ट पेपर चैप्टर वाइज आपके वीकली टेस्ट हुआ करेंगे। गाइडेंस मिलेगा आपको पेपर पैटर्न, स्ट्रेस मैनेजमेंट और ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलेटेड टू एग्जामिनेशन से। चैप्टर वाइज वन शॉट रिविजन आपको यहाँ पे मिलेगा। चैप्टर वाइज वन शॉट रिविजन मतलब पूरे चैप्टर को एक समराइज्ड फॉर्म में आपको एक वीडियो में पूरा चैप्टर कवर करके दिया जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में आपका कंसेप्ट, आपका नॉलेज, आपकी लर्निंग कितनी हुई है वो टेस्ट किया जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, बोथ CH4 एंड CCl4 आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बट CHCl3 इज अ पोलर मॉलिक्यूल, डिस्कस। देखिए, इसका रीजन ये है कि जब हम CH4 की बात करें तो CH4 में जो डायपोल मोमेंट है, डायपोल मोमेंट जो है वो जो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो डायपोल मोमेंट है वो नेट डायपोल 0 है, क्योंकि इधर पे कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन की तरफ इसका डायपोल, कार्बन की तरफ इसका डायपोल, दे वुड कैंसिल आउट ईच अदर और नेट डायपोल 0 हो जाएगा। सेम चीज जो होगी वो CCl4 के केस में भी होगी, CCl के 4 में भी होगी, जहां पे क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फिर वही चीज, रिजल्टेंट डायपोल जो है वो 0 हो जाएगा क्योंकि एक जैसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्लोरीन की। जब हम CHCl3 की बात करते हैं, अभी तक आप समझ गए होंगे ये चीज कि जैसे ही H को हम ऊपर लगाएंगे, अब आप देखिए इसका डायपोल कार्बन, कार्बन का डायपोल उसके क्लोरीन की तरफ, यहां पे रिजल्टेंट डायपोल वुडंट बी इक्वल टू 0, इसीलिए ये मॉलिक्यूल पोलर होगा और बाकी पोलर नहीं होंगे, नॉन पोलर होंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। Copper 1 and silver 1 halides are more covalent in nature compared to sodium and potassium halides, although the charges on the ions are same. How do you account for this? इसका रीजन देखिए, पोलराइजेशन जो है वो किस पे डिपेंड करता है? It directly depends on the charge और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कैटायन, है ना? तो चार्ज ऑफ कैटायन से तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, साइज ऑफ कैटायन से ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब साइज बड़ा होगा तो पोलराइजेशन कम होगा और पोलराइजेशन कम होगा तो वो ज्यादा से ज्यादा कोवैलेंट नेचर होगा उसका। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखिए कि जब आप हम बात करते हैं कॉपर की और सिल्वर की, तो कॉपर और सिल्वर जो होते हैं ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें सोडियम और पोटेशियम की, तो ये हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। तो क्या होता है इसमें, डी ब्लॉक जो है वह एस ब्लॉक के बाद आता है। तो अगर हम साइज की बात करते हैं और एक चीज साथ ही साथ में, ये डी ब्लॉक जो होता है वो जहां पे सोडियम और पोटेशियम आते हैं ना, उनके बाद वाले पीरियड से शुरू होता है ना? मतलब बाद वाले पीरियड से शुरू होता है, कैल्शियम से आगे से डी ब्लॉक शुरू होता है। कैल्शियम के बाद जो एलिमेंट्स आते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम। तो इसका मतलब यह कि भाई जो कॉपर और सिल्वर है इनका साइज सोडियम और पोटेशियम से ज्यादा है,
तो सोडियम और पोटेशियम से ज्यादा साइज कॉपर सिल्वर का, क्योंकि ये नीचे की तरफ है, डी ब्लॉक, और शुरू ही इनके बाद से होता है, इनके पीरियड से। सो साइज ज्यादा होगा, पोलराइजेशन कम होगा, तो कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। दिस इज द रीजन व्हाई कॉपर एंड सिल्वर क्लोराइड आर मोर कोवैलेंट एज कंपेयर टू सोडियम एंड पोटेशियम हैलाइड्स। ठीक है, आगे। The orbitals p and d can perform pi bonds, but the s orbital cannot form a pi bond. इसका रीजन ये है कि s ऑर्बिटल जो होता है ना, इसकी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, वहीं p और d जो होते हैं इनकी एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है प्रॉपर। इस कारण से p and d can form pi bonds, whereas s orbital cannot. pi bond बनाने के लिए क्या चाहिए? लाइन ऑफ सिमेट्री। pi bond requires line of सिमेट्री। ठीक, पाई बॉन्ड में लाइन ऑफ सिमेट्री देखने के लिए मिलती है। कंपेयर द शेप्स ऑफ द मेनिस्कस ऑफ वाटर इन अ ग्लास ट्यूब एंड इन वैक्स कोटेड ग्लास ट्यूब, गिव एन अप्रोप्रिएट रीजन। देखिए, अगर हम बात करें कि पानी का जो मेनिस्कस है वो एक ग्लास के ट्यूब में, ये मैंने ग्लास की ट्यूब ले ली है ना, तो ग्लास की ट्यूब में क्योंकि ट्यूब लिया है तो हम एक काम करते हैं, ऐसे रखते हैं उसको। ठीक, ग्लास के ट्यूब में वाटर का मेनिस्कस ऐसा दिखता है। ठीक है, कॉनकेव मेनिस्कस होता है वाटर का। और जो दूसरा केस है, बी वाला केस है ना, बी वाले केस में मैंने क्या किया है, इस ट्यूब में वैक्स की कोटिंग कर दी है अंदर साइड, इस तरीके से मैंने वैक्स कोटिंग कर रखी है। दिस इज व्हाट, वैक्स कोटिंग। अब इस केस में जो वाटर का मेनिस्कस आएगा, इस तरीके का मेनिस्कस आएगा, विच वुड बी कॉन्वेक्स मेनिस्कस। ये कॉन्वेक्स शेप का मेनिस्कस आएगा, वो नहीं वाटर को जब भरते हो तो वह ऐसा आता है, मगर वैक्स कोटिंग में ये ऐसा आएगा। इसका रीजन क्या है, देखिए ध्यान से। दो तरह के फोर्सेस होते हैं, कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। ठीक है, तो जो कोहेसिव फोर्स है, कोहेसिव फोर्स क्या होता है, जिसमें सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में जब इंटरेक्शन होता है ना, मतलब ए के बीच में इंटरेक्शन, बी के बीच में इंटरेक्शन, ये कोहेसिव फोर्स होता है। एडहेसिव का मतलब होता है ए बी के बीच में इंटरेक्शन, मतलब अलग अलग पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अब यहां पे क्या होता है, वाटर जो है वो डायरेक्टली ग्लास के कॉन्टैक्ट में है, तो वाटर वाटर का इंटरेक्शन, देखो वाटर वाटर का इंटरेक्शन जो है वो, यहां पे सिंबल, एक मिनट है ना, देखिए वाटर का जो इंटरेक्शन है, मतलब वाटर पार्टिकल्स का आपस में जो इंटरेक्शन है, तो आपस में वाटर पार्टिकल्स का इंटरेक्शन मतलब क्या हो गया, कोहेसिव फोर्स। तो जो कोहेसिव फोर्स है यहां पे, उससे ज्यादा यहां पे है वाटर और ग्लास के बीच का इंटरेक्शन, मतलब वाटर पार्टिकल और ग्लास पार्टिकल के बीच का जो इंटरेक्शन है वो ज्यादा है, वो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एज कंपेयर टू वाटर। मतलब इस केस में एडहेसिव फोर्सेस जो है वो स्ट्रांग है एज कंपेयर टू कोहेसिव फोर्सेस, इस वजह से। बट इस केस में क्या हुआ, ग्लास से वाटर को दूर कर दिया, क्योंकि हमने ग्लास के ऊपर वैक्स कोटिंग, मतलब अंदर साइड पे ग्लास के वैक्स कोटिंग कर दी। उसमें पानी डालोगे तो पानी ग्लास के कॉन्टैक्ट में आएगा ही नहीं। अब पानी का वैक्स से कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, पानी वैक्स पे से पिघल, आपने देखा होगा फिसल जाता है। तो इस केस में वाटर का जो इंटरेक्शन है वो ज्यादा हो जाएगा। तो जैसे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो वो ग्लास के, मतलब ये जो वैक्स कोटिंग है इससे दूर भाग रहा है पानी, तो इसीलिए इसमें वो पानी के कांटेक्ट में ज्यादा होता है। इस वजह से वो क्या करता है, ऐसा फॉर्म ना लेके ऐसा ले लेता है कि भाई मैं पानी से दूर रह, वो वैक्स की कोटिंग से दूर रहूं मैं जितना रह सकता हूं। तो इस वजह से पानी कॉन्वेक्स जो है उस वो फॉर्म ले लेता है, और इस केस में वो कॉनकेव फॉर्म लेता है। क्लियर? आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, बिटवीन NF3 एंड BF3 विच इज मोर पोलर मॉलिक्यूल एंड वाई। इसका करेक्ट आंसर है कि जो हमारा NF3 है, NF3 ये ज्यादा पोलर है। इसका रीजन ये है कि ये NF3 और BF3 वैसे अगर आप देखेंगे तो बड़े सिमिलर दिखते हैं, बट नाइट्रोजन में हमारे पास
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी, और वो चीज हमारे BF3 में B पे नहीं है, ठीक है। तो ये सिमेट्रिकल है, ये अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल होने के कारण ये पोलर है और ये नॉन पोलर है, ठीक है। सो BF3 सिमेट्रिकल और NF3 अनसिमेट्रिकल, क्योंकि इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी यहां ऊपर प्रेजेंट है जो इसके ज्योमेट्री को डिस्टॉर्ट कर देता है। अरेंज CaO, KF, MgS, MgO and Al2S3 in ascending the order of their covalent character। देखिए कोवैलेंट कैरेक्टर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजिंग पावर के। तो पोलराइजेबिलिटी ऑफ एन आयन एंड पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, तो पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। तो देखिए सबसे कम पोलराइजिंग पावर कैसे होती है? जैसे पोटेशियम की सबसे कम है, फिर उससे ज्यादा हो जाएगा मैग्नीशियम, नहीं कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम और फिर एल्यूमिनियम, ठीक है। ये पोलराइजिंग पावर है। पोलराइजेबिलिटी की बात अगर हम करें तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और सल्फर, ये इस तरीके से होता है, ठीक है। सो ये हमारी पोलराइजिंग पावर है और ये हमारी पोलराइजेबिलिटी है। पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी जितना ज्यादा चार्ज होता है, चार्ज के साथ थोड़ा सा साइज भी छोटा होना चाहिए। इस वजह से मैंने क्या किया, इन दोनों के चार्जेस एक जैसे थे तो मैंने जिसका साइज बड़ा था उससे पहले और जिसका छोटा था उसको बाद में रख दिया, ठीक है। और फिर एल्यूमिनियम जिसका चार्ज सबसे ज्यादा होता है 3+, के ऊपर होता है प्लस, फ्लोरीन के ऊपर माइनस होता है, O के ऊपर 2- और सल्फर के ऊपर भी 2-, ठीक है। ये हो गए हमारे। अब कॉम्बिनेशंस बना लो। कॉम्बिनेशन देखा जाए तो KF है ना, K और F ये सबसे पहले, फिर उसके बाद इन्हें क्या बोला है, असेंडिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इसके बाद आ जाएगा CaO के बाद आ जाएगा Mg। अब MgS भी है, MgO भी है, बट Mg के साथ O वाला कॉम्बिनेशन पहले आएगा, MgO, फिर उसके बाद आएगा MgS और फिर आखिरी आएगा Al2S3, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 और लास्ट वाला आ जाएगा हमारा Al2S3। ये हो गया, ठीक है। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? दिस इज Al2S3। तो मेरा ये लास्ट वाला है ना, ये है पोलराइजिंग पावर, ये है पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन, ये है पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। ये डिपेंड करती है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोवैलेंट कैरेक्टर से, ठीक है। सो ये हमारा कोवैलेंट कैरेक्टर कितना होगा भाई, कोवैलेंट बॉन्डिंग किसमें ज्यादा मिलेगी, ये उस हिसाब से हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है, ठीक है। Noble gases do not usually form chemical bonds, but xenon forms a number of stable compounds. Account for this। इसका रीजन ये है कि नोबल गैसेस वैसे स्टेबल होती है, उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट जेनॉन क्या है ना, उसका साइज बड़ा होता है। तो साइज बड़ा होने के कारण जेनॉन का साइज बड़ा है। अब अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ जाए उसके पास तो वह आराम से उसको पोलराइज कर देता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। तो इसीलिए जेनॉन का साइज बड़ा होने के कारण कोई भी छोटे साइज का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर उसके पास आएगा तो वो जेनॉन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और बॉन्ड फॉर्मेशन करा सकता है। इस कारण जेनॉन जो है वो काफी स्टेबल कंपाउंड्स बना लेती है, बट बाकी कोई भी नोबल गैस नहीं बनाती, ठीक। जस्ट लाइक H2O, there are 2 lone pairs in Cl2 molecule, but bond angle in Cl2 is 111। explain। इसका रीजन देखिए क्या है, इन्हें बोला कि भाई वाटर मॉलिक्यूल और हमारा Cl2O दोनों में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 इसमें है, 2 इसमें है, ठीक। यहां पे क्या है डिफरेंस कि इनके बीच में रिपल्शन होगा ही, है ना। लोन पेयर्स के बीच में रिपल्शन होगा, लोन पेयर जो है वो बॉन्ड पेयर्स को पुश करेंगे नीचे की तरफ, तो बॉन्ड एंगल छोटा हो जाएगा। बट इसमें क्या होता है, हमारे Cl के पास होते हैं वेकेंट d ऑर्बिटल, वेकेंट d ऑर्बिटल, और वेकेंट d ऑर्बिटल होने के कारण ये अपना लोन पेयर जो है वो क्लोरीन के वेकेंट d ऑर्बिटल में डाल देता है। जब इसका लोन पेयर वेकेंट d ऑर्बिटल में क्लोरीन के चला जाता है तो लोन पेयर का जो रिपल्शन था वो चला गया, एक तरीके से हट गया, और ये जो एंगल है ये दबे होने के बजाय थोड़ा सा उठ के बढ़ जाता है, तो बड़ा हो जाता है एंगल,
ठीक है, इसने अपना लोन पेयर इसको दे दिया, इसने अपना लोन पेयर इसको दे दिया, और इसे हम लोग बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। तो ये बैक बॉन्डिंग के कंसेप्ट से ये इसका एंगल जो होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू H2O। ठीक है, क्योंकि वेकेंट डी ऑर्बिटल होने के कारण ऑक्सीजन अपना लोन पेयर वेकेंट डी ऑर्बिटल में डाल देता है। नेक्स्ट, दो सल्फर हैज ओनली 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इट एग्जिबिट्स कोवैलेंसी ऑफ 2, 4 एंड 6। ठीक है, देखिए ध्यान से, क्या कि भाई सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, कितना हुआ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 3p4। अब मैं s और p वाले को बना देता हूं, तो s में 3s में हमने बोले कि भाई इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 3p में हमने बोला 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब सल्फर के पास होता है वेकेंट डी ऑर्बिटल जो खाली पड़ा होता है ना, इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 3p 3d। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से उछल के इधर आ जाता है एक्साइट होके, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से उछल के आगे आ जाएगा एक्साइट होके। तो अब ये चला गया और ये भी चला गया, ये दोनों आगे चले गए वो वेकेंट डी ऑर्बिटल में जंप करके। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 की कोवैलेंसी इस टाइम पे हो गई, ये जो बोला हुआ है 6 की कोवैलेंसी, अभी 6 की कोवैलेंसी है ना। अभी ध्यान से देखिएगा, यहां से मैंने इसे हटा दिया है, अभी देखिए कितने की है, 1, 2, 3, 4, क्योंकि वहां वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना अभी वो ग्राउंड स्टेट पर है, एक्साइटेड नहीं है। तो देखो 4 की कोवैलेंसी है। ठीक है, और अभी देखिए वापस ओरिजिनल फॉर्म में 2 की कोवैलेंसी है, ये 2 बॉन्ड बनाएगा। वहां पे जब ये इलेक्ट्रॉन आगे जंप करा हुआ था तो 4 बन रहे थे, और जब ये भी आगे जंप करा हुआ है तो 6, 2, 4 और 6 की कोवैलेंसी सल्फर दिखाता है। क्लियर? तो ये हुआ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, phosphorus can form PCl5 molecule in the excited state of phosphorus atom, but the formation of PCpH5 is not possible in the same state. Account for this. देखिए इसका रीजन क्या है कि फॉस्फोरस जो होता है उसका एटॉमिक नंबर है हमारा 15, कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, फॉस्फोरस का अगर हम इलेक्ट्रॉन्स भरें तो इस तरीके से आएगा, और आगे एक और क्या है, वेकेंट डी ऑर्बिटल, वेकेंट डी ऑर्बिटल भी है। अब होता क्या है, फॉस्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके जंप होके आगे आ जाता है। ठीक है, दिस इज फॉर फॉस्फोरस। आइए क्लोरीन की बात करते हैं। अगर हम क्लोरीन का देखें, क्लोरीन में 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है फॉस्फोरस से, है ना, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो अब देखिए क्लोरीन में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन अभी अनपेयर्ड है। तो क्लोरीन इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से यहां बॉन्डिंग करता है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन तो जंप करके एक्साइट होके आगे चला गया ना, अब 5 खाली है। इसका मतलब ये वाला क्लोरीन का ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ और आराम से बॉन्डिंग कर सकता है। ऐसे ही 4 और क्लोरीन आ सकते हैं, 1, 2, 3, 4। तो 4 और क्लोरीन आके यहां बॉन्डिंग कर लेंगे और PCl5 को फॉर्म कर लेंगे। सबसे खास चीज यहां पे ये है कि ये है 3s2 3p, ये भी है 3s2 3p, है ना। तो सेम शेल और ऑर्बिटल होने के कारण इनकी सिमिलर एनर्जी हो जाती है, और सिमिलर एनर्जी होने के कारण इफेक्टिव ओवरलैपिंग होती है। इफेक्टिव ओवरलैपिंग वहीं पे हाइड्रोजन में तो एक ही है, वो है 1s1।
तो वो S है और ये है P, वो भी थर्ड शेल का P, वो फर्स्ट शेल का S। तो एनर्जी सेम नहीं है दोनों की, तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होती है। इस कारण से यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की मतलब जो यहां पे ओवरलैपिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है और pH5 की नहीं हो पाती है। सो फास्फोरस जो है वो PCl5 मॉलिक्यूल को एक्साइटेड स्टेट में बहुत अच्छे से बना पाता है, बट pH5 को नहीं। ठीक है। Between LiF and Li which has the higher lattice energy and why? अब देखो लैटाइस एनर्जी मतलब कोवैलेंट कैरेक्टर। कोवैलेंट कैरेक्टर की बात करें तो हमने अभी पढ़ा था कोवैलेंट कैरेक्टर जो होता है वो कब ज्यादा होता है, जब पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन ज्यादा हो और पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन ज्यादा हो। ठीक है, सो ध्यान से देखिएगा, अगर हम LiF और Li लिथियम आयोडाइड और लिथियम फ्लोराइड की बात करें तो दोनों जगह पे हमारा कैटायन तो सेम है ना, कैटायन तो दोनों जगह पे सेम है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। बट एनायन की बात करें तो इसका साइज स्मॉल है और इसका साइज जो है हमारे आई का, इसका साइज लार्ज है। लार्ज साइज होने के कारण, आई का लार्ज साइज होने के कारण क्या होता है, इसकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाती है, और ज्यादा पोलराइजेबिलिटी, ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर, ज्यादा अच्छा लैटिस एनर्जी, तो हम बोलते हैं कि Li की लैटिस एनर्जी जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू LiF। ठीक है। Which among the following geometries is most preferred with respect to ClF3 molecule and why? देखिए, अगर हम देखें तो ये सबसे ज्यादा प्रेफर्ड होगा। क्यों ज्यादा प्रेफर्ड होगा? देखो, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सबसे ज्यादा रिपल्शन करते हैं, है ना। यहां पे तीसरा F है, इधर तीसरा F है, 1 2 3, और ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सबसे ज्यादा रिपल्शन करते हैं। लोन पेयर रिपल्शन मैक्सिमम होता है। तो हमने क्या किया, यहां लोन पेयर देखो, अब जैसे यहां पर है तो यहां लोन पेयर आ गया होता, यहां लोन पेयर आ गया होता तो रिपल्शन होता, यहां लोन पेयर आ गया होता, यहां लोन पेयर आ गया होता तो रिपल्शन होता। लोन पेयर को मैंने एक को ऊपर और एक को नीचे डाल दिया, झंझट ही खत्म रिपल्शन की आपस में। तो इसलिए ये सबसे ज्यादा प्रेफर्ड होगा, क्योंकि लोन पेयर और लोन पेयर का डिस्टेंस बीच में दोनों का बहुत हो गया है, एक ऊपर की तरफ है, एक बिल्कुल नीचे की तरफ है, कोई रिपल्शन नहीं होगा दोनों के बीच में। ठीक है। Explain and give reason for the changes in potential energy after the bond formation in a diatomic molecule from the given graph। बड़ा इजी है। देखो, जैसे जैसे दो एटम्स पास आते हैं मॉलिक्यूल बनाने के लिए, तो क्या होता है, धीरे धीरे उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है। तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है, क्योंकि क्या वो दोनों पास आ रहे हैं। वो पास आएंगे तो उनके बीच में इंटरेक्शन होगा ना, जब उनके बीच में इंटरेक्शन होगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। बट फिर क्या होता है, फिर बॉन्ड फॉर्मेशन शुरू होता है। बॉन्ड फॉर्मेशन शुरू होता है तो अब फिर से स्टेबिलिटी आने वाली है, फिर से स्टेबिलिटी आएगी बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद। तो इसलिए पहले पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना शुरू होती है और एक टाइम ऐसा आता है जब बॉन्ड फॉर्म हो जाता है और मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है, तो पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट हो जाती है। तो पोटेंशियल एनर्जी गिरी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी, हिलेंगे मॉलिक्यूल्स, पास आएंगे, इंटरेक्शन होगा उनके बीच में, और जैसे ही पोटेंशियल एनर्जी वापस बढ़ेगी, अब क्यों, अब वापस से स्टेबिलिटी आ रही है। पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी आ रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी और वो बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, मॉलिक्यूल स्टेबल हो गया, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट, इन कंपैरिजन विद सोडियम सॉल्ट्स अमोनियम सॉल्ट्स आर मोर सोल्यूबल इन वाटर। एक्सप्लेन। उसका रीजन ये है कि जो हमारे सोडियम जो होता है ना, ये आयन डाइपोल के कारण, मतलब आयन पोलैरिटी के कारण, आयन की पोलैरिटी मतलब आयन है ये, तो ये खुद एक आयन है और वाटर जो है वो पोलर होता है। तो वाटर की पोलैरिटी और आयन, तो वाटर आयन और पोल्स के बीच के इंटरेक्शन के कारण सोडियम खिंचता है और डिसॉल्व होता है। वहीं अगर हम बात करें अमोनियम की, तो अमोनियम जो है NH4+ वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने में बहुत माहिर होता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मच मोर इफेक्टिव। तो इस वजह से अमोनियम सॉल्ट जो है वो पानी में ज्यादा सोल्यूबल होते हैं, क्योंकि पानी में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अमोनियम में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मोर इफेक्टिव। तो उसी प्रकार ये आयन और पोल वाला जो इंटरेक्शन है सोडियम आयन और वाटर के पोल्स के बीच में, ये उतना अच्छा नहीं होता जितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन अमोनियम सॉल्ट और वाटर होता है। ठीक है, तो यहां पे किसका कंसेप्ट लगेगा हमारा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला।
मर्क्यूरी एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर ऑल्दो इट इज अ मेटल। जो मर्क्यूरी है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है रूम टेम्परेचर पे, बल्कि वो मेटल है। रीजन ये है कि जो मर्क्यूरी के मेटालिक बॉन्ड्स होते हैं दे आर वेरी वीक। मर्क्यूरी जो है उसके मेटालिक बॉन्ड्स वीक होते हैं, तो मेटालिक बॉन्ड्स वीक हैं तो हल्के टेम्परेचर पे ही वो पिघल जाता है और हल्के टेम्परेचर पे ही बॉयल हो जाता है। तो मेटालिक बॉन्ड्स वीक होने के कारण मर्क्यूरी जो है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, कंपेयर NaCl and CaCl with respect to ease of formation and also strength of ionic bond। देखिए NaCl की अगर हम बात करें तो NaCl में और CaCl में, दिस इज सीजियम क्लोराइड, दिस इज सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड है, ये सीजियम क्लोराइड है। सोडियम और सीजियम ही अलग है, क्लोराइड क्लोराइड तो कॉमन है दोनों में। सोडियम का साइज छोटा है, सीजियम का साइज बड़ा है। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा एनायन और कैटायन के साइज में, उतना ही इफेक्टिवली आयनिक बॉन्ड बनेगा, क्योंकि उतनी आसानी से वो दूसरे को पोलराइज कर सकता है, उतना ही आसानी से वो उसको आयन फॉर्म करा सकता है। क्योंकि क्लोरीन जैसे ही उसके पास जाएगा, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, CS का साइज बड़ा है, वो उसके इलेक्ट्रॉन को खींच के बाहर निकाल लेगा। सोडियम का साइज उतना बड़ा नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इलेक्ट्रॉन के तो यहां से भी निकाल लिया जाएगा। सो NaCl और CaCl में जो सीजियम है उसका साइज बड़ा होने के कारण वहां पे जल्दी इलेक्ट्रॉन निकलता है और इफेक्टिवली आयनिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, सो CS जो है ये लार्जर इन साइज है और Na जो है ये कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज है। ठीक है, इसके कारण CaCl का फॉर्मेशन जल्दी होगा और इफेक्टिवली होगा। क्लियर? Comment on the intensity of charge of an electric field when HF and dry air are placed between two charged parallel plates। ये दो चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स हैं। ठीक है, अब समझ लो क्या किया मैंने, इन चार्ज्ड प्लेट्स के बीच में ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है, इसके बीच में मैंने HF का मॉलिक्यूल डाल दिया। HF मॉलिक्यूल में क्या होगा, जो F है वो पार्शियल नेगेटिव होगा और H जो होगा वो पार्शियल पॉजिटिव होगा। तो वो अपने आप को कुछ इस तरीके से अरेंज करेगा, वो अपने आप को कुछ इस तरीके से अरेंज करेगा कि जो F है जो कि पार्शियल नेगेटिव है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ हो, और जो H है जो पार्शियल पॉजिटिव पार्ट है, क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। वहीं जो H है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये खींचे, ये अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स द नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट। समझ आया? अब इससे क्या होगा, ये प्लेट्स जो है इनकी इंटेंसिटी डाउन हो जाएगी, क्योंकि ये उनको न्यूट्रलाइज करने लगेगा चार्ज, है ना, वह इन चार्जेस को बैलेंस कर देगा तो इंटेंसिटी डाउन होगी। वहीं पे अगर आप ड्राई एयर, ऑक्सीजन नाइट्रोजन को भर दोगे दोनों प्लेट्स के बीच में, तो वैसे भी ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये नॉन पोलर हैं। जब कोई पोल्स ही नहीं है तो कुछ पोलैरिटी ही नहीं आएगी। इनके बीच में भर भी दोगे प्लेट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लेट्स ऐसे कैसे ही उसी इंटेंसिटी से काम करती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस शीट, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस का ये पार्ट था, ये कंप्लीट होता है। और अब आपको ये बता दिया जाए कि क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास होते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस को एक्सेस करने के लिए। ये वो सारे कोर्सेज हैं जिनको आप एक्सेस कर सकते हो मैग्नेट ब्रेन्स पे। यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी हैं, हायर लेवल के कॉम्पिटिटिव्स भी हैं जो आप ग्रेजुएशन के बाद दे सकते हो, लाइक बैंकिंग एंड ऑल। उसके बाद किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक तो आपको सारे कोर्सेज मिलते ही हैं। यहाँ यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल का एक ऑप्शन है, मोबाइल ऐप का ऑप्शन है, और आपके पास जो वेबसाइट है उसका ऑप्शन है। सो जो हमारा यूट्यूब चैनल है वहाँ पे आप जैसे ही मैग्नेट ब्रेन्स डालेंगे, चैनल पे क्लिक करेंगे, आप उसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ में फिल्टर पे प्लेलिस्ट सेट कर दें, तो आपको सारे जो वीडियोस है वो एक सीक्वेंस में मिल जाएंगे प्लेलिस्ट का ऑप्शन सेट करने पे। दूसरा आता है मोबाइल ऐप। मोबाइल ऐप में क्या होता है, सारी चीज़ें ऑलरेडी सेग्रीगेटेड होती हैं, जस्ट लाइक दी वेबसाइट व्यू। तो वेबसाइट और मोबाइल ऐप का जो व्यू है वो बिल्कुल एक जैसा है, वहाँ सेग्रीगेटेड क्लास वाइज, टॉपिक वाइज चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे भी वीडियोस आपके यूट्यूब के प्लेयर से ही प्ले होंगे, बस फर्क ये होता है कि यूट्यूब पे आपको सारी चीज़ें ओपनली एक्सेस दिखती हैं और ज़्यादा बेटर वे में दिखती हैं, सारे थंबनेल्स के साथ दिखती हैं, तो आपको अच्छे से समझ आ जाता है कौन सी चीज़ में कौन आपको क्या पढ़ाने वाला है। तो उस वे में यूट्यूब चैनल जो होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। अदरवाइज मोबाइल ऐप और वेबसाइट जो है वो भी उतने ही अच्छे हैं जितना यूट्यूब चैनल है। आप इन तीनों में से किसी भी ऑप्शन से मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस को देख सकते हैं। कुछ भी नहीं खरीदना है, यहाँ पे कूपन कोड कुछ भी नहीं लगाना है, सारी चीज़ें 100% फ्री हैं, 24/7 एक्सेस आप कभी भी कर सकते हो। सो
फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पे भी आप मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो और ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको मैग्नेट ब्रेन्स के सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE एंड नीट चैनल फॉर मोर सच वीडियोस. थैंक यू.